हेलो, जय श्री राम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। एक बार बताने का कष्ट करेंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं। आवाज़ आपको सही आ रही है? कोई समस्या तो नहीं दिखने लग रही है अपना आवाज़ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने लग रही हो? ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं? एक बार कमेंट करके बताएंगे शाबाश। अन्नू, रमेश, रोहित, मनोज, विजय सैनी, गीता, अभिषेक, विक्रम, जीवन, शीतल, पूनम वर्मा, नितेश, दीपक, विक्रम, सोमवीर, जोनी। राम राम भाई सभी को। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं? आवाज़ मेरी बिल्कुल सही पहुंच रही है आप तक? राम राम सभी को। राम राम भाई, एक बार बताना ऑडियो वीडियो दोनों सही है कि आवाज़ ठीक आने लग रही के? ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। दीपक, अमन, आर के, पूजामान, कोमल, विक्रम, निशु, शाहरुख। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। चलो भाई, सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। 7:24 हो चुकी हैं। तारीख है आज 15 फरवरी। ठीक है। आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय श्री राम। चलो, पिंकी वर्मा, हर हर महादेव, मोहित गुप्ता, मिस्टर मिसेस दोहन, सुरजीत सहारण, बलवंत, नेहा, जीवन, पूजामान, पिंकी, कविता, आरती, सपना, अंकित लाठर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कुलदीप उर्फ केडी, ब्याणा खेड़ा। राम राम बेटा। पूनम, नितेश, मिस चौधरी, इंदु जाखड़, साक्षी। चलो वैसे बस काम शुरू कर दे आज का, जो किसी का कोई दिक्कत तकलीफ ना हो तो। ठीक है, चलो भाई। महिपाल एमपी, ले दिया बेटा तेरा नाम भी। भाई समस्याएं बहुत थी। एक तो पेन खुई गई, लाइट चल गई थी, इन्वर्टर ठीक रहा, खड़े पैर, मूड सा एकदम चेंज हो जाओ। हंस ये चीजें जब हो जाओ तो सारा सेटअप नुक्का मिल जाओ, क्लास लेने में बड़ा मजा आओ है। चलो फिर भी कोशिश करांगे। राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास अपने हरियाणा सीटी खातर होगी, पीजीटी स्क्रीनिंग खातर, या कोई भी पेपर हो हरियाणा का, उसमें सब में काम आओगी। सबसे पहला प्रश्न देखो, हरियाणा के किस जिले में प्राचीन नलहेश्वर महादेव मंदिर है? भगवान शिव को समर्पित है महादेव मंदिर है नलहेश्वर महादेव मंदिर। पंचकुला, गुरुग्राम, नूह या फिर यमुनानगर। इनमें से कौन सी जगह के ऊपर भगवान शिव को समर्पित नलहेश्वर महादेव मंदिर है? ये पूछ क्या है। महादेव का एक और मंदिर है जिसका नाम क्या है? कालेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है कालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर। तो फटाफट कमेंट करके बताओ, कालेश्वर और दोनों के दोनों कड़ा हैं, जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। कालेश्वर महादेव मंदिर जो है, यमुनानगर से जब पोटा साहिब आप जाओ हैं, तो यमुनानगर से पोटा साहिब जाते समय ये मंदिर है, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, यमुनानगर जिले में है ये मंदिर। और महाभारत काल के जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग थे, ठीक है, ज्योतिर्लिंग 12, महाभारत काल के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं, उसको मठ भी कह सकते हो। ठीक है, तो टोटल 12 मठ हैं। ठीक है, और भारत के नहीं, विश्व के टोटल 12 मठ है, क्योंकि कुछ मठ भारत के टुकड़े होने के बाद में दूसरे देशों में चले गए। ठीक है, तो कुछ 12 मठ जो है, विश्व के 12 मठों में से एक मठ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी है। और वो मठ कौन सा? कालेश्वर महादेव मठ जो है वो है, या मंदिर कह सकते हो आप। ठीक है, 12 मठों में से एक है, जो कर रामेश्वरम है, नूह यो है। महत्वपूर्ण चीज है, नलेश्वर महादेव मंदिर जो कड़ा पड़ा है हरियाणा का, नूह जो है यानी मेवात या नूह के अंदर जो है, भगवान शिव को समर्पित नलहेश्वर मंदिर है। और जिक्र थोड़ा सा और हो रहा था कालेश्वर महादेव मंदिर का। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 मठ है, और 12 मठ जो है, उन्हीं 12 मठों में से जो है एक शामिल कौन सा है? ये जो शामिल है। ठीक है, 12 में से एक मठ कौन सा शामिल है? तो आपने याद रखना है,
कालेश्वर महादेव जो है यो एक मठ जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर शामिल है। जहाँ पे नदियां की बात करें तो यमुना, सूखना, सरस्वती, ठीक है। प्राचीन काल की मैं बात करूं हूं, यमुना, सूखना और सरस्वती, ठीक है। यमुना, सूखना और सरस्वती, यमुना, सूखना और सरस्वती, इन तीन नदियों के संगम के ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बनने लग रहा है कि कौन सा हरियाणा का कौन सा प्राचीन मठ यमुना, सूखना और सरस्वती के संगम के ऊपर स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है, तो ये मठ जो है किसके ऊपर है, तो याद रखना आपने कालेश्वर महादेव मठ जो है वो यमुना, सूखना और सरस्वती जो है इनके किसके ऊपर है, तो इसके जो है संगम के ऊपर, ठीक है। इनके संगम के ऊपर ही ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा एक और मठ है, एक और मंदिर है जिसको हम कहते हैं कपाल मोचन, ठीक है। गुरुद्वारा है कपाल मोचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जा होता है। कपाल मोचन, ठीक है। ये लिखने वाला कलम का सिस्टम नहीं पाएगा। कपाल मोचन, ठीक है। कपाल मोचन यो भी कड़ा पड़ा है, यमुनानगर के अंदर पड़ा है। जब आप पोटा साहिब जाओ, ठीक है, तो जगाधरी से जो है बिलासपुर जो है यमुनानगर का, बिलासपुर है जगाधरी से थोड़ी दूर पड़ा है, 20 किलोमीटर दूर है, बिलासपुर नामक स्थान के ऊपर है। और जो बिलासपुर जो है, बिलासपुर का प्राचीन नाम एक बार एचएसएससी ने पूछा था, बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना है इसका प्राचीन नाम क्या है, व्यासपुर है। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है, व्यासपुर, ठीक है। ये जो कपाल मोचन जो है इसको दो तीन नामों से जाना जाता है। एक तो इसको रणमोचन तीर्थ भी कहा जाओ। कौन सा तीर्थ कहा जाओ है, रणमोचन तीर्थ इसको कहा जाओ है, ठीक है। रणमोचन तीर्थ, कपाल मोचन को किस नाम से जाना जाओ है, तो रण मोचन तीर्थ के नाम से जो है कपाल मोचन तीर्थ को जाना जाओ है, ठीक है। तो ये इतनी चीज ध्यान रखनी है। नलेश्वर महादेव मंदिर कड़ा पड़ा नू में पड़ा है। कालेश्वर महादेव मठ जो है वो यमुनानगर में पड़ा है। यमुना, सूखना, सरस्वती जो तीनों नदियों के संगम के ऊपर है। कपाल मोचन बिलासपुर में पड़ा है। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है, व्यासपुर है। इसको रणमोचन तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाई पढ़ोगे जिंदगी में कठिनाइयां भी आओगे, और उन कठिनाइयों को पार करके जो बंदा आगे चला जाए वही बंदा सही मायनों में सफल बंदा हो, जो छोटी मोटी कठिनाइयों से नहीं घबराता। क्योंकि जिंदगी का नाम ही कठिनाई है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो सीने में उस आग को आपने जगाना है, और जब वो आग आपके सीने में धधकती आग जग जाएगी, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सके। ऐसी कोई ताकत इस दुनिया के अंदर नहीं बनी। अगला प्रश्न, इबन बतूता, ठीक है। इबन बतूता जो है, इबन बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर पूछ रखा कौन सा है, तो इबन बतूता जो है, इबन बतूता के अनुसार सबसे बड़ा शहर पूछ रखा कौन सा है, दिल्ली है, दौलताबाद है, बंबई है, या फिर वो कलकत्ता है। बताओ शाबाश फटाफट कमेंट करके। बात है दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है, जगह का नाम है मोरक्को, ठीक है। और वो जो दक्षिण अफ्रीका का मोरक्को जो है, उड़ता एक यात्री आया था। बात है कब की, सन 1333 की। 1333 से दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री भारत आया था, जिसका नाम क्या है, इबन बतूता है। इबन बतूता किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जिसको सर्वाधिक विद्वान मूर्ख राजा कहा जाओ, ठीक है। सर्वाधिक विद्वान मूर्ख राजा, सर्वाधिक विद्वान मूर्ख राजा जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाओ है। रक्त पिपासु भी इसी बंदे को कहा जाओ है। आपको जानकर ताजुब होगा, मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास के सबसे पढ़े लिखे राजाओं के अंदर एक शामिल था, ठीक है। सबसे पढ़े लिखे राजा जो है उनके अंदर एक शामिल था। मोरक्को से इबन बतूता ने किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या है, रेहला। और इसी किताब का दूसरा नाम क्या है, सफरनामा, ठीक है। रेहला या फिर सफरनामा किताब किसने लिखी थी, इबन बतूता ने लिखी थी। और इबन बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया, तो आते ही क्या किया, इसने अपने चंगुल में ले लिया। और चंगुल में लेने के बाद में क्या कर दिया, इसको दिल्ली का काजी बना दिया। अब देखो, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत खास चीज है, उस खास चीज का नाम क्या है, भ्रष्टाचार है। जो काम कई सालों तक पड़ा रहा हो, वो काम 500, 700, 10, 20 हजार रुपए देके मिनटा बन जाए उस देश के अंदर। गजब की कला है हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार। काजी दिल्ली का था, फाइल फूल अटका कर दा, वो एक काम मेज का नीचे वाला सिस्टम। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़ लिया और पकड़ के इसको क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। एक प्रश्न पूछा जाओ कि किस विदेशी यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो आपने याद रखना है किसको किया था, इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इबन बतूता की किताब है रेहला या फिर सफरनामा। और यह किताब जो है इबन बतूता ने कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी, अरबी भाषा के अंदर लिखने का काम किया है। और इसी किताब के अंदर जो है इबन बतूता दिल्ली जो नगर जो है, दिल्ली नगर को भारत का
सबसे बड़ा शहर कवा है? कौन कवा है? इब्न बतूता कवा है। अपना इब्न बतूता कवा, उसका अकॉर्डिंग चलना है। कदे सोचो भाई मास्टर तो और क्यों पढ़ाने लग गया। यानी इब्न बतूता के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा शहर भारत का पूछ रहा कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर जो है इब्न बतूता के अकॉर्डिंग कौन सा है, वो दिल्ली है। ठीक है, उजाना से आ रही है, राम राम भाई। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण योजना जो है, ये योजना कब शुरू हुई थी? देखो, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण योजना जो है, योजना पूछ रखी है, फाइनल में हो चुकी। बेटा बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो आप। 90 509 61 500 मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर देना, तब मैं देख के वो कर दूंगा। ठीक है, अंकित लाठर कह रहे हैं सी। चलो सी कह रहे तो बिल्कुल ठीक होगा। जो देखो, भारत के अंदर जो है वन नीति आई थी। ये प्रश्न पूछ लिया जाओ कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, तो भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब बनाई गई थी? साल 1988 के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रीय वन नीति घोषित करी गई थी। अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा में वन नीति जो है वो कब घोषित करने का काम किया गया था, तो हरियाणा में वन नीति साल 2006 के अंदर घोषित करने का काम किया गया था। और जो वृक्षारोपण अभियान जो है कम से कम भी 40 बार एचएसएससी ने पूछ लिया होगा, 1989 और 1990 के दौरान जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक योजना जो है इसको शुरू करने का काम किया था 1989 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, 1989 से लेकर के 1990 तक। इब्न बतूता ने दौलताबाद में स्थित गायक बाजार को क्या नाम दिया गया है? वही इब्न बतूता है जिस इब्न बतूता का जिक्र अपन कर लिया, मोरक्को से आया था 1333 के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और इसने जो था राजधानी का परिवर्तन करा दिया था दिल्ली से। अपनी दिल्ली को अपनी राजधानी कहां ले गया था? देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र के अंदर लेके गया था बंदा। और जब लेके गया था तो इसके हजारों करोड़ रुपए जो थे वो खर्च हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो थे वो सारे सारे मुस्लिम लोग थे। देवगिरी जो था प्राय हिंदुस्तान था, उड़ जाके जी कौन लग गया उनका, तो वापिस जो सारे सारे फिर उल्टे आए। एक पागल राजा इसको कहा जाओ इतिहास के अंदर। इसी बंदे को जो है प्रिंस मनियर्स ऑफ प्रिंस भी कहा जाओ है, यानी जो नोट छापने वाला जो है उनका मुद्राओं का राजकुमार बोला जाओ है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या जाओ है? मनियर्स ऑफ प्रिंस, यानी मुद्राओं का राजकुमार। ठीक है, मुद्राओं का राजकुमार किसको बोला जाओ? इसे बंदे को मुद्राओं का राजकुमार किसको बोला जाओ है? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाओ है। तो जो था दौलताबाद का जो गायक बाजार जो था उसको क्या नाम दिया? इसने ताराबाद नाम दिया। ठीक है, इब्न बतूता ने दौलताबाद के गायक बाजार को किस नाम से पुकारा है? तो आपने याद रखना है ताराबाद के नाम से जो है, ताराबाद के नाम से। मनीषा यादव सही कह रहे हैं। ठीक है, ताराबाद के नाम से पुकारने का काम किया है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है? यानी उस नृत्य का नाम बताना है आपने। पूजामान बिल्कुल सही है, उस नृत्य का नाम बताना जिसको क्या कहा जाता है? हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। तो सबसे पहला नाम आता है लूर का। लूर जो नृत्य जो है प्राय विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में किया जाओ? तो याद रखना अपना बांगर के क्षेत्र में किया जाओ। ठीक है, लूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाओ है? बांगर के क्षेत्र में किया जाओ है, ओली के अवसर पर। ठीक है, ओली के अवसर पर लूर नृत्य जो है बांगर के क्षेत्र में किया जाओ है। और लूर नृत्य में क्या है? प्रश्नोत्तरी हो। ठीक है, यानी प्रश्न उत्तर कौन से नृत्य के अंदर पूछ जाओ? तो लूर नृत्य जो है, लूर नृत्य के अंदर प्रश्नोत्तरी वह बांगर के क्षेत्र में ये नृत्य जो है कराया जाओ। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, लूर जो है बांगर जो भाषा जो हमारी, जिसको देसी भाषा भी कहते हो, जाटी भाषा भी जिसने कह दिया, हरियाणवी भी कह दिया जिसने, या जो बांगर जो है, इसी बांगर में जो लूर शब्द जो है, इस लूर शब्द का अर्थ क्या है? लड़की है। ठीक है, बांगर भाषा में लूर शब्द का मतलब पूछ ले तो क्या है? लूर शब्द का मतलब भी क्या है? लड़की है इसका मतलब। ठीक है, गागरा है, चुनरी है, कुर्ती है, ये पैर के जो है इसमें क्या किया जाओ है? डांस करने का काम किया जाओ। बस इतनी चीज याद रखनी। ठीक है, लड़की जो है, खासतौर पर लड़कियां जो है प्रश्नोत्तरी इसके अंदर करी जाओ। ठीक है, प्रश्नोत्तरी करी जाओ, बांगर मौली के अवसर के ऊपर किया जाओ। ठीक है, दूसरा जो है रतवाई नृत्य, रतवाड़ी लिख रखा है। रतवाई जो नृत्य जो है, यो मेवात का क्षेत्र जो है, मेवात के क्षेत्र में किया जाओ। कौन कौन करा इसने? स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष जो है दोनों के द्वारा कराया जाओ। दोनों आदमी लुगाई दोनों इकट्ठे नाचा है। कौन सा नृत्य के अंदर? जो है रतवाई नृत्य के अंदर। खासतौर पर जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, मान लिया अपना फिरोजपुर जिरखा है, नू है, इस इलाके के अंदर जो है रतवाई नृत्य जो है बेहद और बेहद क्या है? फेमस है। अगला नृत्य कौन सा है? झूमर नृत्य। झूमर जो है एक आभूषण भी है। ठीक है, स्त्रियों का एक क्या है? आभूषण भी है। और इसी आभूषण के जो नृत्य जो है झूमर, इसी झूमर नृत्य को क्या जाओ है? हरियाणवी गिद्दा कहा जाओ। ठीक है, क्या कहा जाओ? हरियाणवी गिद्दा किसको कहा जाओ? झूमर जो नृत्य जो है। दामन देखा होगा, दामन टाइप का घाघरा हुआ करता पुराना टाइम, अगर आपने किसी ने देखा हो तो। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नृत्य जो है फेमस है। खासतौर पर जो है गणगौर पर्व जो है, गणगौर पर्व के अवसर के ऊपर जो है यो डांस जो है, यो गणगौर पर्व के अवसर के ऊपर घूमर
पूरे हरियाणा प्रदेश में करा जाओ, ठीक है। यानी पूरा जो हरियाणा प्रदेश है, पूरे हरियाणा प्रदेश में घनघोर पर्व के ऊपर जो है कौन सा नृत्य करा जाओ, घूमर नृत्य करा जाओ है। जो लहंगा को नहीं होता, दामन देखा, दामन नहीं देखा हुआ लहंगा, आजकल उसे का छोटा रूप शायद के लैंचा लूंचा बिरानी के अड़ंग बड़ंग आ गया, मैं तो नाम भी को लेना था। वो जो लैंचा लूंचा हो सिस्टम जो है, हाँ 52 गज का दामन है, वो जो लैंचा सिस्टम है वो उसका जो वो है के बोलिया कर फैलाव है उसका, उसे ने के बोलिया कर है भाई बफरिंग तेरे हो रही होगी, बाकी वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सही चलना करी, तेरा नेट की क्वालिटी में शायद कि मैंने गड़बड़ होगी, बफरिंग नहीं हो सकती क्योंकि 1500 MBPS का नेट है, बफरिंग का कोई काम नहीं, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा यो नृत्य कराया जाओ, घनघोर के अवसर के ऊपर कराया जाओ, ठीक है। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। तो हरियाणवी गिद्दा किसने बोला जाओ, झूमर नृत्य जो है, झूमर नृत्य को हरियाणवी क्या बोला जाओ है, गिद्दा बोला जाओ है। फ्रांसवा बर्नियर किसके दरबार में चिकित्सक बन के रहा था? ये एक विदेशी बंदा है जिसका नाम है मोहित रोहिला राम राम। फ्रांसवा बर्नियर जो है किसके दरबार में चिकित्सक बनकर रहा था? वो शाहजहां और मुमताज का बड़ा बेटा दारा शिकोह हो सकता है, मुगल बादशाह अकबर हो सकता है, या फिर शाहजहां हो सकता है, या फिर वो औरंगजेब हो सकता है। इनमें से किसके दरबार के अंदर वो रहा था? तो वो नाम बताना आपने, वो बंदा कौन था जिसके दरबार में फ्रांसवा बर्नियर रहा था? वो बंदा है दारा शिकोह। दारा शिकोह मुगल बादशाह कभी नहीं बन पाया था, लेकिन ये बंदा युवराज था, 3-4 सालों तक ये बंदा युवराज रहा था। और इसी के दरबार के टाइम पर जो है, जो फ्रांसवा बर्नियर जो है हुआ था, इसको इसने क्या किया था, वेदों और पुराणों का जो था फारसी के अंदर अनुवाद करने का काम किया था। इसलिए इसको किसकी उपाधि दी जाओ है, लघु अकबर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है दारा शिकोह को। अगर शाहजहां की बेटा जो है औरंगजेब की जगह दारा शिकोह हिंदुस्तान का शासक होता ना, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्दीर जो है पता नहीं बहुत ज्यादा अलग होती। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसके अंदर दारा शिकोह की बहुत गहरी आस्था थी और सनातन की जड़ों से वाकिफ था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो हमारे दारा शिकोह ने क्या किया था, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था उस बंदे ने, सीर ए अकबर के नाम से। यानी 52 उपनिषद हैं और 52 उपनिषद जो है 52 उपनिषदों का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया था, जिसका नाम क्या है, सीर ए अकबर, ठीक है, सीर ए अकबर। अभी पिछले 2017 में केंद्र सरकार ने जो था दिल्ली का जो औरंगजेब रोड जो है, उस औरंगजेब रोड का नाम क्या कर दिया, उस औरंगजेब नाम का रोड जो उसका नाम बदल के क्या कर दिया, उसका नाम दारा शिकोह के नाम के ऊपर कर दिया, ठीक है। एक किताब है सफीनात उल, सफीनात उल, ये जो सफीनात उल नामक किताब जो है, ये किताब दारा शिकोह की पहली किताब थी, ठीक है। सफीनात उल ओलिया, हाँ सफीनात उल ओलिया, ठीक है, सफीनात उल ओलिया। यह जो किताब जो थी, यह किताब किसकी है, दारा शिकोह की पहली किताब है सफीनात उल ओलिया, ठीक है। तो 2-4 गणी बात याद रखने को, ठीक है। सनातन धर्म को क्यों बीच में ला रहे हो, क्यों नहीं लाऊं भाई, दिक्कत है कि मैं, इसमें समस्या क्या है बता? जब अगला मान्या कर दा, भगवत गीता को बड़ा आदर्श मानता था वो। स्पेशल हिंदी का बैच भाई है, आप देखो लीजो ऐप के ऊपर जाओ आप, अभिमन्यु शास्त्री जी का स्पेशल हिंदी का बैच है, गजब के टीचर हैं, हरियाणा के अंदर हिंदी को फेमस बनाने के अंदर अभिमन्यु शास्त्री जी का योगदान। लीजो ऐप के ऊपर देखो आप, स्पेशल हिंदी बैच आपको मिलेगा। कमेंटा में ना उड़ जाओ भाई, मैंने मेरा काम कर लेने दो, ठीक है। हाँ, दारा शिकोह का जन्म जो था वो कड़ा हुआ था, अपने याद रखना, अजमेर के अंदर जो है दारा शिकोह का जन्म हुआ था। अक्सीर ए आजम एक किताब है, अक्सीर ए आजम, वो कविता संग्रह था इस बंदे का, अक्सीर ए आजम, ठीक है। अक्सीर ए आजम जो है ये क्या था, ये कविता संग्रह था, किसका था, दारा शिकोह का था। सफीनात उल ओलिया यह इसकी पहली किताब थी। 52 उपनिषदों का सीर ए अकबर के नाम से इसने अनुवाद करने का काम किया था। इतिहास में दारा शिकोह को किस नाम से जाना जाता है, लघु अकबर के नाम से जाना जावा। फ्रांसवा बर्नियर जो था वो इसी के दरबार में चिकित्सक बन के रहा था। पीडीएफ अगर पछली भी रह रही तो आज सारी दे दूंगा, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने सारी की सारी पीडीएफ मिल जाओगी। वर्ष 1668 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर रुके थे, यह बात आपने बतानी, ठीक है। बताओ शाबाश। तो 1668 के अंदर बंगानी के युद्ध के समय गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर, गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब या फिर गुरुद्वारा नड्डा साहिब, ये चीज आपने बतानी है कि किस कहां पर गुरु गोविंद सिंह जो थे वो रुके थे, ठीक है। और वो गुरुद्वारा कौन सा है, तो वो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नड्डा साहिब। कौन सा है, गुरुद्वारा नड्डा साहिब जो है, गुरुद्वारा नड्डा साहिब के अंदर जो है
कौन रुके थे? गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा नड्डा साहिब के अंदर रुके थे। गुरुद्वारा नड्डा साहिब जो है याद रखना कौन सी पहाड़ियों के अंदर है, तो याद रखना है शिवालिक की पहाड़ियों में है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों में है? शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर गुरुद्वारा नड्डा साहिब है। दूसरा जेनू पूछ लिया कौन सी नदी के तट के ऊपर है, तो गग्घर नदी जो है गग्घर नदी के तट के ऊपर है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? गग्घर नदी के तट के ऊपर है। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर शामिल है गुरुद्वारा कौन सा है? नड्डा साहिब। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय जो है गुरु गोविंद सिंह रुके थे, और उसके बाद में जब यहां रुके थे तो गुरु गोविंद सिंह के जो अनुयायी जो थे उनका स्वागत किया था एक बंदे ने, जिसका नाम क्या था? नाडू शाह। ठीक है, नाडू शाह नाम का एक बंदे ने क्या किया था? स्वागत किया था उन अनुयायियों का, नाडू शाह। इससे खुश होकर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि इस गुरुद्वारे का नाम जो है दुनिया यहां पर सजदा करेगी और इसका नाम जो है तेरे नाम के ऊपर होगा। और तब से नाडू शाह से बिगड़कर इसका नाम क्या कर दिया गया? गुरुद्वारा नड्डा साहिब जो इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, हाँ, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोठा सिंह नाम का एक बंदा था जिसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, मोठा सिंह। ठीक है, मोठा सिंह नाम के बंदे ने इस गुरुद्वारे का शुरुआती चरणों में निर्माण करवाने का काम करवाया था, ऐसे साक्ष्य मिला। ठीक है, बंगानी का युद्ध 1688 में गुरु गोविंद सिंह जो थे पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय जो सी जगह पर ठहरे थे उस जगह का नाम क्या है? गुरुद्वारा नड्डा साहिब। पंचकुला के अंदर गुरुद्वारा नड्डा साहिब, शिवालिक की पहाड़ियों में गग्घर नदी के किनारे नाडू शाह नाम के बंदे के ऊपर नाम रखा गया था। मोठा सिंह जो है उसने क्या किया था? इसका निर्माण करवाने का काम किया था। किस यात्री ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की? यानी ऐसा कौन सा विदेशी यात्री जो है जिसने लगभग 6 बार भारत की यात्रा करने का काम किया था? भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन है? मेगस्थनीज है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर यह बंदा भारत आया था। कौन सी गाड़ी में बैठ के आया था? इंडिका गाड़ी में बैठ के आया था। ठीक है, यानी इंडिका नाम की किताब लिखी थी जिस किताब में भारत के शासन और प्रशासन का जिक्र है। यानी भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत अगर कोई आपसे पूछे है तो विदेशी राजदूत का उत्तर फिर क्या हो जाएगा? भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन है? मेगस्थनी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भारत आया था पहला। ठीक है, पहला विदेशी राजदूत की बात करिए, मैंने यात्री का जिक्र नहीं हो रहा, राजदूत का जिक्र हो रहा। ठीक है, और भारत इसने इंडिका किताब लिखी थी, और यह जो इंडिका किताब जो है भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली विदेशी पुस्तक है। यानी हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली विदेशी पुस्तक कौन सी है? तो आपने ध्यान रखना भारतीय जो है इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली विदेशी पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। और इंडिका जो है वो किसने लिखी है? मेगस्थनीज नाम के बंदे ने इंडिका लिख के, जो सेल्यूक्स निकेटर का दूत हुआ करता था। ठीक है, और जो 6 बार यात्रा करने का काम किस बंदे ने किया है? तो बैप्टिसिप टेवनीर जो है ये बंदा था। बैप्टिसिप टेवनीर जो है ये बंदा कड़ा का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। इस बंदे ने शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पर, ठीक है, मुगल बादशाहों के टाइम पर, शाहजहां और औरंगजेब जिस समय हिंदुस्तान के शासक हुआ करते थे उस टाइम पर जो है बंदा लगभग कितने बार यात्रा करी थी? 6 बार हिंदुस्तान की यात्रा करने का काम किया था। ठीक है, जो बैप्टिसिप टेवनीर जो है इस बंदे ने क्या किया था? 6 बार हिंदुस्तान की यात्रा किस टाइम पर करी थी? जब शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दोनों शासक हुआ करते थे उस टाइम पर इस बंदे ने वो कराया था। ठीक है, 6 बार हिंदुस्तान की यात्रा करी थी। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसायिक कला और संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से किस आलेख के द्वारा हमें जानकारी मिलती है? तोमर राजा जो है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान व्यवसाय कला और संस्कृति के बारे में किस आलेख, किताब का जिक्र नहीं, यहां पर सिर्फ आलेख का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले आता तहकीके हिंद। तहकीके हिंद को किस बंदे ने लिखा था? तहकीके हिंद को किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखने का काम किया था। ठीक है, अल बरूनी। अल बरूनी किसका गल्ला भारत आया था? मोहम्मद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। किस गला आया था? महमूद गजनवी का गला ये बंदा भारत आया था। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। और यो अल बरूनी जो है, अल बरूनी ने किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है? तहकीके हिंद। अल बरूनी जो है, अल बरूनी के बारे में 2 बात आपने खास ये याद रखनी। पहली बात, वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन है? अल बरूनी ही है। यानी वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? अल बरूनी वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति है। ठीक है, तहकीके हिंद इसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित और कादंबरी दोनों के दोनों किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाण भट्ट ने तीसरी एक किताब और लिखी थी, उस किताब का जिक्र बहुत कम हो है। उस जिक्र किताब का नाम क्या है? पार्वती परिणय। क्या नाम उस किताब का? पार्वती परिणय भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कादंबरी भारत का पहला उपन्यास है। ठीक है, हिंदुस्तान का पहला उपन्यास कौन सा? कादंबरी भारत का पहला उपन्यास है। अब इस प्रश्न का उत्तर, वो आलेख कौन सा है? वो आलेख कौन सा? यश तिलक चंपू है। यश तिलक, यश साहित्य कह लो आप, यश तिलक चंपू इसको कह ले, वो है साहित्य, जो साहित्य में गद्य और पद्य का मिश्रण जो होता है उसको चंपू कहा कर। ठीक है, यानी गद्य और पद्य जो है, जब आप कविताएं पढ़ते हैं ज्यादा, तो अभिमन्यु शास्त्री जी जब आप उनकी क्लास देखोगे तो वो बता सकें। ठीक है,
यानी गद्य और पद्य दोनों का जब मिश्रण हो साहित्य में, वो क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। ठीक है। सोमदेव सूरी नाम का एक लेखक था जिसने यश तिलक चंपू आलेख लिखने का काम किया था। क्या नाम था? सोमदेव सूरी। ठीक है। सोमदेव सूरी नाम का शासक है जिस बंदे ने यश तिलक चंपू को लिखने का काम किया था। यानी गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू के अलावा है। यश तिलक चंपू सोमदेव सूरी ने लिखा था। और इसमें क्या है? तोमर वंश के राजाओं के हरियाणा में जो है व्यवसाय और संस्कृति के बारे में जानकारी किस आलेख में मिला है? तो यश तिलक चंपू नामक आलेख के अंदर या के मिला है जानकारी देने का काम किया जाता है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई है? कौन से देश से लेने का काम किया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट है, या ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर जापान से लिया गया है? फटाफट बताने का काम करेंगे। तब तक एक सूचना दे दूं, एचएसएससी का एक बैच है अपना लीजो ऐप के ऊपर चल रहा है जिसका नाम क्या है? HSSC 08। सीटी की जो भी बालक तैयारी कर हरियाणा के अंदर, वो ये बैच बिल्कुल रामबाण है। लगभग 20-21 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है। 21 रुपए से कम है एक सब्जेक्ट की फीस। एक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर को नहीं आंदा होगा उतने रुपए फीस है। 960999 70,000 लीजो ऐप का नंबर है। डाउनलोड कर लियो ऐप। इसके ऊपर HSSC 08 का नाम से बैच देखेगा आपने। गलत उत्तर आ रहा है लगभग सभी का। स्वाति मुवाल सबसे पहले उत्तर दिया आपने। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र यहां पे हो रहा है। ठीक है। और वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कौन से देश से लेने का काम किया है? वो जापान से लेने का काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारत के संविधान के लगभग 70% हिस्सा जो भारत के संविधान का हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। लगभग 70% हिस्सा। ठीक है। बाकी का दूसरे देशों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम को जो भी दूसरे देशों में ठीक मिला वो सारा का सारा लेने का काम कर लिया। सन्नी लांबा महेंद्रगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। हरियाणा पर्यावरण सुरक्षा और शोध समिति का गठन कहां पर हुआ है? यानी हरियाणा प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसके अंदर किसका जिक्र हुआ है? हरियाणा पर्यावरण सुरक्षा और शोध समिति का गठन हुआ है। वो जिला राजा कुरु की धरती कुरुक्षेत्र हो सकता है, कपिस्थल कैथल हो सकता है, चरखी दादरी हो सकता है, या फिर दादुर यानी मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम दादुर चरखी दादरी पड़ा है, या फिर हरियाणा का हिसार जिला हो सकता है। मनीषा यादव ने सबसे पहले उत्तर दिया है। वो जिला कौन सा? वो चरखी दादरी। भाई गरीब बच्चे हो, मैं तो फ्री में पढ़ाने लग रहा हूँ। चाहूं तो यो कंटेंट में प्लीज ऐप के ऊपर किसी भी ऐप के ऊपर बेच सकूं हूँ। हम ले भी लोगे मन मेरा 400-500 रुपये लगा के। मैं देखा कहते मैं किसी भी पेड बैच में कड़े पढ़ाता था मैं। और इस्तेमाल तो क्या कर सकूं हूँ? ये नेट तो रिचार्ज देने का तो मेरा बेटा इतना भी होता है नहीं, रिचार्ज भी करवा के दे दूं। ये रिचार्ज मैं करवा के दूंगा, चैटिंग मेरा नहीं करा कड़ा चल लगी। पढ़ा भी कौन मैंने मेरा पढ़ ले तो भी खुशी वाली बात से। कौन से कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी हैं? कर्तव्यों का जिक्र है कि कौन से कर्तव्य जो है वो राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, वो चीज आपने बतानी है। वो नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, राजनीतिक कर्तव्य है, वैधानिक कर्तव्य है। काजल का लाडला, अगर आप गरीब हैं तो आप 960999 70,000 के ऊपर संपर्क कर लें। आपका फ्री में बैच एक्टिवेट कर दिया जाएगा। धक्का तक गरीब बनिए ना परमात्मा के बराबर, क्योंकि हम घर को लूट दे। ठीक है। तो कौन से कर्तव्य बाध्यकारी हैं? तो राज्य के जो नैतिक कर्तव्य जो है वो क्या है? नैतिक कर्तव्य के हैं, बाध्यकारी हैं। ठीक है। कौन से हैं? नैतिक कर्तव्य। हरियाणा में कौन सा त्योहार सौर चक्कर के पहले दिन मनाया जाता है? बड़ा गजब का प्रश्न है, बताओ शाबाश। हरियाणा के अंदर कौन सा त्योहार जो है वो सौर चक्कर के पहले दिन मनाया जाता है? सौर चक्कर एक नववर्ष है, ये सौर नववर्ष। ठीक है। यानी सौर नववर्ष जो है, सौर नववर्ष के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाओ है, यह बात पूछ रखी। ठीक है। सौर नववर्ष के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिल्कुल सही उत्तर है देसी फुकरे और भी सबका। बात है 13 अप्रैल की। ठीक है। 13 अप्रैल 1699। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने जो है किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की स्थापना करने का काम करा था। और उसके बाद 5 चीजें थी, केस कृपाण कड़ा कच्छा कंघा। ये पांचों चीज जो है सिखों को रखने का अधिकार दिया था। आपको जानकर पता होगा इस बात का कि जो भी सिख जो होते हैं अपने साथ कृपाण रखते हैं। किसी आप प्रधानमंत्री की रैली में जाओगे, आप चक्कू लेके नहीं जा सकते, आपको हथियार लेके नहीं जा सकते, लेकिन सिख किसी भी पेपर में कहीं भी वो अपना कृपाण लेके जा सकते हैं। ऐसा भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जो है उनको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। यानी अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 के तहत जो है ये चीज मिली है। ठीक है। तो वो त्योहार कौन सा है? लोहड़ी त्योहार है। ठीक है। 13 अप्रैल को जो है सौर नववर्ष के प्रारंभ के ऊपर जो है कौन सा त्योहार है? लोहड़ी। ठीक है। नैन्सी वर्मा
बिल्कुल सही है बेटा उत्तर। ठीक है, तो लोहड़ी जो है खालसा पंथ की स्थापना जो है 13 अप्रैल 1699 को की गई थी। सौर नववर्ष, ये जो सौर नववर्ष हो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे असम जो है, असम के अंदर इसको बिहू के नाम से जाना जाओ है, असम में इसको बिहू के नाम से जाना जाओ है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर नबा वर्ष के नाम से इसको जाना जाओ, नबा वर्षा, नबा वर्षा के नाम से वेस्ट बंगाल में इसको जाना जाओ। ठीक है, ये सारे के सारे नाम जो हैं ये चीज आपने ध्यान रखने हैं। इसके बाद में केरल के अंदर पुरम विशु के नाम से इसको जाना जाता है। केरल के अंदर जो है किसके नाम से जाना जाता है, पुरम विशु के नाम से जो है इस त्योहार को जाना जाओ है। पुरम, पुरम विशु, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुरम विशु, पुरम विशु, ठीक है, पुरम विशु। केरल में इस त्योहार को पुरम विशु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व संपन्न है यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व संपन्न है? बिल्कुल बैसाखी के दिन, बसंत पंचमी के दिन होता है शायद मोहित रोहिला, बसंत पंचमी। सर आप एचटेट की तैयारी नहीं करते बेटा? एचटेट मैंने जिंदगी में एक ही बार दिया था और भगवान की दया से पहली बार 102 नंबर आए थे। पीजीटी कॉमर्स का एचटेट मेरा क्लियर है। वकीला खान पूछ रहे हैं, पहली बार में 102 नंबर है, क्लियर है मेरा, उसके बाद देने की जरूरत पड़ी नहीं मैंने। कौन प्रभुत्व संपन्न है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? वो व्यक्ति चीजें चेंज कर सकता है सारी की सारी। अंतिम सत्ता जो है, अंतिम सत्ता उसी व्यक्ति के हाथ में है इनमें से। तो प्रभुत्व संपन्न जो है कौन है? वो है भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता है, क्योंकि भारत की जनता ही नुमाइंदे चुनकर भेजती है और वो जो चुने हुए नुमाइंदे जो है वो क्या कर सकते हैं? वो संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। वो सारे के सारे काम जो है चुने हुए नुमाइंदे इस देश के अंदर जो है वो सारे के सारे वही लोग करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना इसका? जनता जो है भारत की वो प्रभुत्व संपन्न है। हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बताओ शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, एक तो हो गया अपना ग्राम पंचायत जो गांव में हो, ठीक है। पंचायत समिति आप जिस यहाँ पे ब्लॉक समिति बोल रहा अपने हरियाणा के अंदर। तीसरी कौन सी बच गई? बच गई जिला परिषद, ठीक है, जेडपी जिला परिषद। तो जिला परिषद जो है, जिला परिषद जो है पंचायती राज की कौन सी संस्था है? सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जिला परिषद है, ठीक है। पंचायती राज की जो सर्वोच्च संस्था कौन सी है? हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला परिषद है। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर पंचायती राज जो है उसको स्थापित करने का काम किया गया था, ठीक है। 1994 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। तो याद रखना आपने, जिला परिषद जो है पंचायती राज की क्या है? सर्वोच्च संस्था है। स्वतंत्रता एवं समानता, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता यानी फ्रीडम और इक्विलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस विचारधारा का समर्थन किस बंदे ने किया है? डॉक्टर टोकविले, डॉक्टर एक्टन, डॉक्टर क्रोचे या फिर डॉक्टर लास्की? ये बहुत बड़ा नाम है जिस बंदे ने इसका समर्थन किया है। सुमित कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है डॉक्टर लास्की। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, डॉक्टर लास्की उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जहां पर पंडित नेहरू वकालत की पढ़ाई करके आए थे। और वहीं भारत के एक राष्ट्रपति जिनका नाम डॉक्टर KR नारायण है, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, डॉक्टर KR नारायण जब वहां पढ़ रहे थे तो अपना शोध पूरा करके जब वापस भारत लौटने लगे, तब उससे पहले कुछ नहीं बताया, तब डॉक्टर लास्की कहते हैं ये पत्थर है और ये पत्थर ले जाकर आप पंडित नेहरू को दे देना, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और जब वो पत्थर दिया तो पत्थर देते ही पूछा कि आप क्या करना चाहोगे? जो भी पद में जितने जो भी नेहरू दे सकते थे उन सारी की सारी चीजों को पहले उनको विदेशों में राजदूत बनाया, तमाम सारी की सारी चीजें दी। और जब उन्होंने अपनी योग्यता का परचम लहराया तो एक दिन वो देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे वो, ठीक है। तो वो थे प्रोफेसर लास्की, ठीक है। प्रोफेसर लास्की ने बात कही थी कि समानता और स्वतंत्रता जो है दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात कही थी, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के नाम पर गप्पू वाला बाग, करनाल के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? गप्पू वाला बाग, ठीक है, एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा करने का काम किया है। वो किसके नाम के ऊपर हो सकता है? हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक, या फिर महावीर फोगाट, या फिर क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव, या फिर मिल्खा सिंह। तो ये नाम किसके ऊपर रखा गया? मिल्खा सिंह जो है
एथलेटिक्स मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह के नाम के ऊपर हरियाणा के करनाल जो है, हरियाणा के करनाल के अंदर जो है एक स्टेडियम बनाया जाएगा लगभग 4 एकड़ के अंदर, ठीक है, लगभग 4 किला के अंदर जो है मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह के नाम के ऊपर स्टेडियम बनाया जाएगा। और इसको बनाने का काम जो है वो स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी जो है वो करेगी, ठीक है, स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी जो है ये क्या करेगी, इस स्टेडियम को बनाने का काम करेगी, मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम को, स्मार्ट सिटी लिमिटेड। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये बात किसने कही थी? ARI का पेपर है, क्या सिलेबस होगा बेटा, गूगल में पूछ ले, वो मेरे तो थोड़ी तो आप बता देगी। वर्ण का जाति से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक? ये बात किस बंदे ने कही थी? बताइए साहब। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये बात कही थी जिसको भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी। जी हाँ, मैं उसी महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं जो 78 साल की उम्र में एक प्रयोग करते थे, जिस प्रयोग का नाम है ब्रह्मचर्य का प्रयोग, ठीक है, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे। बर्फ की सिल्ली के ऊपर ये महात्मा गांधी लेट जाते हैं, साइड में इनकी 2 शिष्याएं हैं, एक उधर इधर इधर लेट जाती, एक इधर लेट जाती, और पूरी की पूरी नग्न अवस्था के अंदर जो है 76 से 77 साल की उम्र में महात्मा गांधी जो है वो ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया करते थे। एक बार सरदार पटेल ने उनको टोक दिया कि महात्मा जी इस तरह के कार्य जो है आपको शोभा नहीं देते। बोले ना देने दे तेरा कि मैं ले आऊं, तेरा जी कौन करता होगा, मेरा तो प्रयोग करना बहुत जी करे। आलोचना भी होती है महात्मा गांधी की, सत्य के जो ये प्रयोग जो थे इन प्रयोगों को करने के लिए, लेकिन वो महात्मा गांधी थे। दुनिया के 150 से अधिक देशों के अंदर महात्मा गांधी की मूर्तियां बनी हुई है। 100 से अधिक देशों ने महात्मा गांधी के ऊपर डाक टिकट जारी करने का काम किया है। कुछ ना कुछ तो था बंदे का, तभी इतना बड़ा काम किया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने NH1 के ऊपर नहीं आता है? पुराना NH1 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूछ रहे, क्या पुराने NH1 के ऊपर नहीं आता है? पुराना NH1 जो है इसके ऊपर नहीं आता है, कौन सा जिला, ये बात पूछ रखी है, बताइए शाबाश। सोनीपत, पानीपत, हिसार या फिर इनमें से कोई नहीं? सी 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 बिल्कुल सही है। पुराना NH जो है NH1 नेशनल हाईवे 1 जो है वो कड़ते शुरू है, अंबाड़ा से शुरू हो, ठीक है, अंबाड़ा से शुरू होकर के कड़ा चला जाओ है, कुरुक्षेत्र चला जाओ है, ठीक है, अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पीपली, नीलवखेड़ी, पानीपत, पानीपत के बाद समाड़खा, समाड़खा के बाद गन्नौर, राई, कुंडली, मुरथल, उड़तो के फिर कड़ा चला जाओ, दिल्ली चला जाओ। तो हिसार जो है वो NH1 जो है, पुराना जो NH1 जो है हिसार उसके ऊपर के है, नहीं आता। सोनीपत, पानीपत खुद नहीं आता, समालखा आओ है पानीपत का, इंजीनियरिंग उद्योग का जो समालखा जो वो आओ है, ठीक है। तो जिला हिसार जो है वो पुराने NH1 के ऊपर शामिल नहीं है। जिला हिसार जो है NH10 के ऊपर शामिल है, ठीक है, जो हरियाणा प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन। अभी हाल ही में जो है ये रेडियो स्टेशन का नाम बदला गया है, सॉरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। जिस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, रेडियो लेकर मुंह होता है, केवड़िया रेडियो स्टेशन। देखो, वल्लभ भाई रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, यूनिटी इंडिया रेलवे स्टेशन, समस्त एकता रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है कड़ा पड़ा है, ये गुजरात राज्य के अंदर पड़ा है, नर्मदा नदी के पास में, ठीक है, गुजरात राज्य में। और ये जो केवड़िया रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक किसका लागा? सब तो लोगो लागा है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, सरदार पटेल की जो ऊंची प्रतिमा, उसका लोगो लागा है। तो अब इसका नाम बदल, क्योंकि यूनिटी जो है एकता के लिए सरदार पटेल जाने जाते हैं, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इस देश के अंदर मनाया जाओ है, तो इसलिए सरदार पटेल के उस एकीकरण के सूत्र में जिन्होंने हिंदुस्तान को बांधने का काम करा था, एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम केवड़िया का नाम बदल कर क्या क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन करने का काम कर दिया, ठीक है। केवड़िया का नाम बदल करके क्या कर दिया? एकता नगर। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियरसन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहने का काम किया है? ठीक है, ये ब्रिटिश भाषाविद हैं, इन्होंने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है? गियरसन के अनुसार हरियाणवी भाषा को क्या कहा है? सरदार पटेल के नाम के ऊपर किया था, आपको जानकर ताजुब होगा। ऐसे महान व्यक्ति सरदार पटेल जिनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो वकालत में एडमिशन ले सके, और वकालत में उस टाइम पे एक चीज हुआ कर दी, अगर आपने एडमिशन लेने का आपका जुगाड़ नहीं है कॉलेज में पढ़ने का, तो आप जो फाइनल एग्जाम होगे उसके अंदर बैठ को चाहे आपने कड़े थे, बस फीस दे थोड़ी मोटी और फीस देके फाइनल एग्जाम आप बैठ को, चाहे आपने एडमिशन लिया नहीं लिया, मतलब आज बिना कॉलेज में पढ़े कॉलेज की फाइनल परीक्षा में बैठ जाओ, वो सिस्टम था।
आप यकीन मानिए किताब लेके आने के भी उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने किसी दोस्त से किताब उधारी मांगी और उधार मांग करके सरदार पटेल फाइनल ईयर की परीक्षा के अंदर बैठे और वहां से वकील बनकर निकले। कितने गजब के व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल। तो गियरसन जो थे, गियरसन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है, बांगरू कहने का काम किया है, यानी बांगरू हरियाणवी देसी जाटू। ठीक है, बांगरू का मूल स्थान क्या क्या बताया गया, हरियाणा में खास तौर पर कड़ा करे बोली जाओ है, रोहतक, जींद और इसार, ये मुख्य इलाके हैं, इनके आसपास जो है बांगरू भाषा बोली जाओ। ठीक है, रोहतक, जींद और इसार ये बांगरू भाषा के क्या है, मुख्य क्षेत्र है, मुख्य वो बोले जाओ। ठीक है, जाटू भी इस भाषा को बोल रहे हैं, हरियाणवी भी इस भाषा को बोल रहे हैं, देसी बोली भी इस भाषा को बोला जाओ। ठीक है, तो गियरसन जो है, गियरसन ने हरियाणवी भाषा को किस नाम से पुकारा है, बांगरू के नाम से पुकारने का काम कराया है। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत करने का काम किया है, मिशन मिलान है, मिशन अमानत है, मिशन पाया है, मिशन मिलाया है, यानी किस मिशन को रेलवे के द्वारा, पश्चिमी रेलवे के द्वारा शुरू किया गया जो सामान खूजे है। ये भी रेलवे वाले बिरानी कौन सा देश में पढ़ के आओ, खुंदा को नहीं चोरिया जाओ है अपना, तो चोरी वाला उल्टा आंदा को नहीं। फिर भी इनको हम जोन सा को भूल जाए, को लैपटॉप भूल गया, को चार्जर भूल गया, वो सामान नुकानू मिल जाओ है, ऐसी सोच है। चलो अच्छी बात है। मिशन अमानत शुरू करा है 14 दिसंबर 2021 को। कौन सा वो करा है, मिशन अमानत। ठीक है, इस मिशन अमानत के द्वारा क्या काम किया जाएगा, इस मिशन अमानत के द्वारा जो है यात्रियों के खोए हुए सामान को रेलवे जो है वो लौटाने का काम करेगी। पहला हरियाणवी साहित्य संगम किस जिले के अंदर आयोजित किया गया, बात है 2017 की, और कप्तान सिंह सोलंकी जो थे, कप्तान सिंह सोलंकी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन करने का काम किया था। तो पहला हरियाणवी साहित्य जो है, पहला हरियाणवी साहित्य संगम जो है वो किस जिले के अंदर जो था आयोजित करने का काम किया गया था, हाँ वो जिला है पंचकुला। वो जिला कौन सा है, पंचकुला जिला है। पंचकुला जिले के अंदर जो है पहला हरियाणवी साहित्य संगम सबसे पहले कड़ा आयोजित करने का काम किया गया था। तो पंचकुला जिले के अंदर जो है पहला हरियाणवी साहित्य संगम कड़ा शुरू हुआ था पंचकुला। रोज 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक की क्लास हो है। ठीक है, आज 15 फरवरी है, कल 16 फरवरी को क्लास नहीं होगी। ठीक है, 17 में फिर शुरू हो जाओगी, 16 फरवरी को तड़का है, आज 15 फरवरी तड़का, मैंने शादी में जाना है तो कल क्लास ना हो पाएगी, मुश्किल है कल क्लास। ठीक है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? देसी फुकरे सबसे पहले उत्तर दिया है, बिल्कुल, शायद महाराज रविदास जयंती आज ही है या कल है। दया प्रकाश सिन्हा बिल्कुल सही है, रिटायर्ड आईएएस हैं। और दया प्रकाश सिन्हा को जिसके लेखन के लिए दिया गया है वो किताब है सम्राट अशोक। इस उपन्यास के लिए जो है सम्राट अशोक नामक उपन्यास के लिए जो है क्या दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को जो है वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, सम्राट अशोक के लिए। टेलीग्राम जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001, 2005, 2015, 2016। तो 2015 के अंदर जो है आपकी बेटी हमारी योजना जो है शुरू करेगी थी। नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ में इन्हें भाई स्कूटी भी सिखाओ। ब्रेक को नहीं मारने आंधी, पैरांगल रोकोगी जमा पूरी के सागे सूखे, और ब्रेक पैरांगल रोकोगी आधा की ले जाके आगे रुकोगी। इतना रुकन जो इतना बेचारी दायल जाए, इतना फिर किसी मोटरसाइकिल आलम जाए ठोका है। अगला का चगा हाल हो रहा जमा जब पैर जमा दड़िया लिखट रहा पैर का, आप बड़ा दर्द भूल जाएगा फिर। छोरी ने स्कूटी मार दी तो हो लगी तो नहीं आपको मैडम, अरे तेरा पैर से मैडल ले लायक तो इसके रही रहते ने ताता पानी गिला सेका उसने। तो 2015 के अंदर जो है आपकी बेटी हमारी योजना जो है ये योजना को शुरू करने का काम किया गया था। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक चुनी गई है? बताओ शाबाश। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स चुनी गई है? अलेक्स मॉर्गन, सिमोन बाइल्स, नाओमी ओसाका, कैटी लेडिस। कौन है जो टाइम मैगजीन 2021 की? ये एक प्रसिद्ध जिम्नास्टिक है और इसने जो थी ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेने से मना कर दिया था, और वो है अमेरिका की सिमोन बाइल्स। कौन है? अमेरिका की सिमोन बाइल्स है, प्रसिद्ध जिम्नास्टिक है। ठीक है, सिमोन बाइल्स। अच्छा, ओलंपिक में खेलने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक कौन है? फटाफट कमेंट करके बताओ कौन है। ओलंपिक में खेलने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए।
टूटे सपने उपन्यास का लेखक कौन है? उमा शंकर है, अनंत अग्रवाल है, सुभाष रस्तोगी है, राजा राम मोहन शास्त्री है। टूटे सपने, टूटते बंधन हेमराज निर्मम हो जाओगा, ठीक है। तो जो है टूटे सपने नामक उपन्यास जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सुभाष रस्तोगी। और सुभाष रस्तोगी को हरियाणा का अशोक वाजपेयी कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का अशोक वाजपेयी किस बंदे को कहा जाओ? सुभाष रस्तोगी जो है, इसी को हरियाणा का अशोक वाजपेयी भी कहा जाओ, ठीक है। यानी हरियाणा का अशोक वाजपेयी जो है वो किसको कहा जाता है? सुभाष रस्तोगी जो है, बिल्कुल दीपक अमराकर सही उत्तर है। हरियाणा भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक जिसने ओलंपिक के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया, वो दीपक अमराकर, ठीक है। और सुभाष रस्तोगी जो है, टूटे सपने इनका उपन्यास है। और हरियाणा का अशोक वाजपेयी किसको कहा जाओ है? तो सुभाष रस्तोगी को हरियाणा का अशोक वाजपेयी कहा जाओ है। भारत में पेट्रोलियम अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? यानी जिन राज्यों में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है वो राज्यों के नाम आपने बताने हैं। वो असम और उड़ीसा हो सकता है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो सकता है, गुजरात और राजस्थान, या फिर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो जो पेट्रोलियम के अंदर जो अग्रणी राज्य है हिंदुस्तान के अंदर, वो कौन से है? गुजरात और राजस्थान, ठीक है। पेट्रोलियम के अंदर अग्रणी कौन से हैं? गुजरात और राजस्थान। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, होचे मास्टर बैच की प्रमोशन करा बेटा। HSSC08 CET खातर HSSC08 बैच है। इससे बेस्ट पूरी दुनिया में इससे सस्ती एजुकेशन कोई नहीं हुआ। जितने एजुकेटेड टीचर, जितने क्वालिफाइड टीचर पढ़ाओ हैं, कुकर करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर लीसो ऐप डाउनलोड करना है, पोस्टर देखेगा, लाइव क्लास में जाओगे, HSSC08 देखेगा। CET का खतरा स्पेशल है, 14 मास्टर पढ़ाओगे और 20-21 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस होगी शायद। हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थित है? रोहतक, फरीदाबाद, करनाल और हिसार। सुषमा स्वराज भारत की तत्कालीन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हुआ करती, उसने कहा था कि भाई अगर मेरे मंत्रित्व के अंदर, मेरे कार्यकाल के दौरान अगर आप यू लगा दो तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, नहीं तो मैंने बहुत मरते दम तक इस बात का पछतावा रहेगा। अधिकारी ने बोले जी राजधानी में लग सका है, छोटे शहर में कौन लगा, लेकिन तब कहा था कि नहीं लगाना पड़ेगा आपको। और 1 नवंबर 2002 को हरियाणा दिवस के मौके के ऊपर खुद सुषमा स्वराज हिसार के अंदर आई थी, और साथ में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन करने का काम किया था। मुझे याद आता है साल 1977 पहली बार जब चुनाव लड़ रही थी वो अंबाला नगर पालिका का चुनाव लड़ते समय, रात के समय बाइकों के ऊपर बहुत सारा हो हल्ला, गाड़ी इतनी नहीं हुआ करती उस टाइम पे, 5-7 गाड़ी बहुत ज्यादा लगने लग जा करती थी, पूरा हो हल्ला। उस समय के वहां के चुनाव अधिकारी हुआ करते थे प्रदीप कासनी ने समझा कि मैडम ये चीजें गलत है, इस तरह के आप काम ना करें। युवा तेज तरार ऑफिसर थे और उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी, वो मान गए। फिर जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े, इसी तरह से जब आदर्श आचार संहिता, 1 मिनट भाई पानी पी लो। जब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने लगा, तब प्रदीप कासनी ने मैडम को समझा कि मैडम इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, मैं एक ईमानदार अधिकारी हूं, मैं ये चीजें नहीं चलने दूंगा। अब बहुत पुरानी बात हो गई। साल 2014 के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो जो समारोह जो था मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, उसमें प्रदीप कासनी भी मौजूद थे, बहुत सीनियर IAS अफसर थे। तब सुषमा स्वराज ने मनोहर लाल को कहा कि ये बहुत ही ईमानदार अधिकारी, इनको आप कोई ना कोई बड़ा पद दीजिए। और तब सुषमा स्वराज के कहने से मनोहर लाल खट्टर ने उनको अच्छे वाला पद देने का काम किया था। सन सिटी कहां पर स्थित है? हिसार में भी है सन सिटी। वो सन सिटी की बात नहीं कर रहा, एक रिजोर्ट है बहुत बड़ा, और ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास में है, बहुत बड़ा रिजोर्ट है। सारा सौदा इसमें, कुछ ले लो जो इच्छा हो मनुष्य की। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 के खेलों में गोल्ड मेडल जो था वो किस में जीता था? अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह जो है 1966 के खेलों में गोल्ड मेडल जो होता किस में जीतने का काम किया था? तो ऊंची कूद के अंदर जो है 1966 में खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। किसने जीता था? भीम सिंह के द्वारा जीतने का काम किया था। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी की सारी आपने लिस्ट दे दूंगा। केलकर टास्क फोर्स सिफारिशों का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स समिति है यार, ठीक है, जो कर
राजा चौलैया समिति है कर सुधारों के लिए, ठीक है। महाजन समिति है जो कर चीनी घोटाले के लिए है। महालबोनिस एक है वो है अर्थशास्त्री के लिए है। इसके अलावा एक मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रोगणता के लिए है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी रेखा के लिए है। तो ये जो केलकर टास्क फोर्स जो है ये किसके लिए है? करों से संबंधित है। किसके लिए है? करों से संबंधित है। बैंकिंग के लिए एक समिति कौन सी है? नरसिम्हन समिति है। कौन सी है? नरसिम्हन समिति है बैंकिंग के लिए, ठीक है। नरसिम्हन समिति हो जाएगा। एक और समिति है अजय भल्ला समिति। ये अभी 2021 में बनाई गई है समिति, या इसलिए करंट की है, आने के चांस ज्यादा हो जाओ है। अजय भल्ला समिति, ठीक है। अजय भल्ला समिति जो है किस खातर बनाई गई है? यह बनाई गई है भारत आने वाले चीनी निवेश के लिए, ठीक है। जो भारत आने वाला जो चीन का निवेश जो है, चीनी निवेश की देखने खातर, ठीक है। चीन मतलब कितना कितना रुपया कड़ा हुआ है वो देखने खातर केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अजय भल्ला समिति का गठन किया, ठीक है। कौन सी समिति है? अजय भल्ला समिति। करों से संबंधित है केलकर टास्क फोर्स। एडमिरल सुनील लांबा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? एडमिरल सुनील लांबा जो है हरियाणा प्रदेश के हैं, दक्षिण हरियाणा से संबंध रखते हैं। और बड़ी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसी प्रदेश की माटी का बेटा जो है 1957 के अंदर जिसका जन्म हरियाणा के पलवल जिले के अंदर हुआ था, वो भारत के 23वें नौसेना प्रमुख थे। 2016 से लेकर के 2019 तक वो भारत के नौसेना प्रमुख रहे थे। 2016 से 2019 तक रहे थे और 23वें नौसेना प्रमुख थे भारत के वो, ठीक है। 23वें नौसेना प्रमुख थे भारत के, नौसेना के चीफ थे 23 में 2016 से 2019 तक। 1957 के अंदर जो है हरियाणा के पलवल जिले के अंदर जो इनका जन्म हुआ था। शादी रीना लांबा के साथ में इन्होंने अपनी मैरिज इनकी शादी करने का काम किया है, ठीक है। बिल्कुल मिस पलक देवी, पलवल सही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच कौन सा है? यानी जब भी दो देश आपस में व्यापार करते हैं, 3 देश 4 देश कोई भी मिलकर व्यापार करता है, तो उसका जो है भाई पीडीएफ धर्मेंद्र सारी दे दूंगा पीडीएफ बेटा, ठीक है। अब वो समझी के क्लास अभिरानी में क्या बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। तो जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ या फिर आईएमएफसी? तो बिल्कुल कौन सा? डब्ल्यूटीओ, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को जो है डब्ल्यूटीओ क्या था? अस्तित्व के अंदर आया था। और अभी कौन है? ओकांजा इवाले जो है लेडीज है जो अभी इसकी चीफ है, पहली लुगाई बनी होगी। नगोंजी ओकांजा इवेला शायद ये नाम होगा, नगोंजी इकांजा अवेला, ठीक है। नागोंजी इकावा इलेवा स्त्रियां का नाम था उसका, ठीक है। वो इसकी पहली वो क्या बनी है? इसकी अध्यक्ष बनी है, ठीक है। 1 जनवरी कोमल नु को है सर जी शायरी सुनाई दो। गला इतना दुखन लग रहा, खांसी आओ इतना शायरी बाओ। ब्याह कर ले कोई सा शायर गला ब्याह कर ले पै जाएगा को, नरी शायरी सुनाएगा सुहाऊगा तो नरे शायरी सुनने का पाओगे। मैं सीरियस होकर पढ़ाने लग रहा हूँ, छोरी ना शायरी बाबा। कल को नहीं सुनी? कल शायरी सुनने का दिन था, सत्संग करने का दिन था कल। छोरे का उसका बब्बा फोन आ बोला मास्टर जी छोरी गई तो लाइब्रेरी में थी, क्लास लांदी बोले आओ मैं पाई। मैं क्या करूँ, मम्मा ने क्या बताओ यह बात। शर्म नाम की चीजें कौन रह रही? सुनाई दूंगा जब मन प्रसन्न होगा सारी चीज सुनाऊंगा। गला में दिक्कत है, पढ़ा लेने दो, क्लास पूरी हो लेने दो, ठीक है। कौन थी वह? नागोंजी ओकांजा इवेला, ठीक है। गेट का सदस्य बना था भारत 1947 के अंदर। उसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ अस्तित्व के अंदर आता है 1 जनवरी 1995 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है उसके अंदर क्या है? इसका हेड ऑफिस है। हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसको बनाएगा? रुक जाओ ये जितेंद्र अवनी, रुक जाओ बेटा। हाँ देख कितने जने तैयार हो गए। मैं तैयार हूं। खाले चुरमा, ठीक है। बताओ शाबाश। हरियाणा तीरंदाजी संघ, दुष्यंत चौटाला जो है वो टेबल टेनिस जो है, ठीक है, टेबल टेनिस, ठीक है। हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला है। संदीप सिंह जो खेल मंत्री संदीप सिंह है वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन HAO के अध्यक्ष जो है वो कौन है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन जो इसके अध्यक्ष कौन है? वो संदीप सिंह है।
कैप्टन अभिमन्यु वो किसके हैं? तीरंदाजी संघ, हरियाणा तीरंदाजी एसोसिएशन, हरियाणा की बात हो रही, दीपक अमराकर बार की, ठीक है। दूषण चौटाला टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष है। संदीप सिंह हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो है वो क्या है? तीरंदाजी एसोसिएशन जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस के हैं। संदीप सिंह एचसीयू, संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, पेहवा से है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा का गठन किस वर्ष हुआ था? बताओ शाबाश। साफ्टा जो है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता जो है, इसका गठन पूछ रहे किस साल हुआ था? जो सार्क देश है, दक्षिण एशियाई देश जो है, उनके अंदर आपस में व्यापार का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो है गठन कब किया गया था? पूजा शर्मा, आपका उत्तर गलत है। 1993 के अंदर जो है इसका गठन किया गया था, और बाद में पूर्ण रूप से इसको लागू करने का काम दक्षेस जो है सार्क के द्वारा जो है वो 2006 में सार्क के द्वारा इसको पूर्ण रूप से लागू करने का काम किया गया था। 1993 के अंदर जो है लागू है, 1993 के अंदर गठन हुआ था। ओलंपिक में 86 किलोग्राम वर्ग भार में सेमीफाइनल खेलने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? 86 किलोग्राम वर्ग भार जो है 86 किलोग्राम वेट के अंदर जो है सेमीफाइनल खेलने वाले कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उनका नाम पूछ रहे, क्या वो बंदा कौन है? वो चीज आपने बतानी है, फटाफट जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। वो बंदा कौन है? सुशील कुमार, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया या फिर योगेश्वर दत्त? सुशील कुमार आपका उत्तर गलत है, सुशील कुमार नहीं हो सकते। वो हैं दीपक पुनिया। हरियाणा के शहीदों की धरती जज्जर जिले के अंदर गांव है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो छारा गांव है शायद वो जज्जर जिले का। और ओडा के दीपक पुनिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था पिछले दिनों, टोक्यो ओलंपिक में 86 किलोग्राम वर्ग भार में सेमीफाइनल खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। मतपत्रों का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था? देखो, उरे आना था गुप्त मतपत्रों का प्रयोग, ठीक है। देखो, मतपत्र का प्रयोग सबसे पहले 139 ईस्वी पूर्व 139 ईस्वी पूर्व जो है वो प्राचीन यूनान के अंदर करने का काम किया गया था। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो है 920 ईस्वी के दौरान तमिलनाडु के अंदर, जो उस टाइम पर तमिलनाडु के अंदर संगम काल जो चल रहा था, संगम काल के अंदर जो है जो पंचायत हो है, पंचायत का जो मुखिया जो है उसको चुनने के लिए मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। लेकिन पहले को किसी के देख सका था, लेकिन वो गुप्त शब्द को जिक्र किया। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो एसएससी में आवड़ा सुने ऑस्ट्रेलिया सही मान्य है इसका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 1856 के अंदर जो है पहली बार गुप्त मतदान का प्रयोग, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो उसके अंदर 1856 के अंदर कराया गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूनान के अंदर सबसे पहले किया गया था, लेकिन जब भी दोनों ऑप्शन में आओ तो फिर इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया माना गया है, ठीक है। पुणे में हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम के ऊपर स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा? पुणे के अंदर हरियाणा के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? वकीला खान ओयो क्या होता है? मैंने पहली बार सुना रहा बेटा, इतना सारा वेरा क्यों स्वाद ले हुए कदे थे होगा नहीं क्लास लांदा, फिर बताऊंगा तना छापा पड़ा कदे ना कदे। नीरज चोपड़ा, ठीक है। पुणे में हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम के ऊपर स्टेडियम बनाया गया? तो नीरज चोपड़ा के नाम के ऊपर जो है ये स्टेडियम बनाने का काम किया गया, ठीक है, नीरज चोपड़ा के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अंदर बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता इन दोनों के अंदर बाधक कौन है? स्वतंत्रता और समानता जो है इनके लिए बाधक कौन है? महेंद्र तो ऑप्शन में कौन है अंकल? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण? वो चीज क्या है जो स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों के अंदर बाधक है? वो है केंद्रीकरण। एक होता है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का फैलाव, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब निजीकरण, भाई स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक नहीं है। प्राइवेट नौकरी करना स्वतंत्रता थोड़ी छिन जाओ। केंद्रीकरण का मतलब क्या है? एक तरह से आप कह सकते हो तानाशाही। एग्जैक्ट मीनिंग केंद्रीकरण का तानाशाही नहीं है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जब सत्ता केवल और केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में हो। तानाशाही भी उसका एक आदमी को रहोगे तो सेंट्रलाइजेशन आप जिसको अंग्रेजी में बोलते हो, हाँ, यानी सत्ता का केंद्र बिंदु सिर्फ एक ही बंदे के पास हो, वो केंद्रीकरण के अलावा। और जब एक ही बंदे के पास में होगा, हाँ, इसको ब्लॉक करिए भाई जो बकवास करे इसको। तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या है? केंद्रीकरण जो स्वतंत्रता और समानता के अंदर क्या है? बाधक है।
HOA का पूरा रूप क्या है? हरियाणा ऑयल एसोसिएशन, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, हेल्थ एंड ओलंपिक अथॉरिटी, हरियाणा ओलंपिक अथॉरिटी। तो HOA जो है इसका पूरा नाम क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन जो इसका गठन साल 1966 के अंदर हुआ था। BS रोहा, ठीक है, BS रोहा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है इसके? संदीप सिंह है। और संदीप सिंह जो है हरियाणा प्रदेश के खेल राज्य मंत्री हैं, जो कुरुक्षेत्र के पेहवा से क्या है? वर्तमान समय में क्या है? विधायक है। ठीक है, तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन 1966 के अंदर बनी थी। BS रोहा जो है इसके क्या है? पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में कौन है? संदीप सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। और भी बहुत सारी हरियाणा के अंदर जैसे एथलेटिक्स एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष कौन है? अभय सिंह चौटाला है। बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष कौन है? राजेश गुदारा है। हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अजय चौटाला है। हरियाणा हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? MS मलिक है। टेबल टेनिस के बताया था दुष्यंत चौटाला है। तीरंदाजी के कौन है? वो कैप्टन अभिमन्यु है। इसके अलावा खो खो के कौन है? सतीश नांदल है खो खो के। ठीक है, रिकॉर्डेड में सारे नाम देख लिया आप। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित बोधवाल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? महेंद्रगढ़ के अंदर जो एक मंदिर है, मंदिर का नाम है बोधवाल, बोधा वाला मंदिर। तो बोधावाल मंदिर जो है महेंद्रगढ़ जिले में किसको समर्पित है? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। बताइए शाबाश, बिल्कुल ये सही उत्तर है। तो महेंद्रगढ़ जिले में बोधावाल मंदिर जो है वो भगवान शिव जो है, भगवान शिव को समर्पित है। अंकिता अहलावत सबसे पहले उत्तर दिया है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में कितने नए तीर्थ स्थल जो है वो जोड़ने का काम किया गया है? 48 कोस की परिक्रमा जो है, मोहित रोहिला सबका उत्तर सही है। अब तो 48 कोस की परिक्रमा जो है उसके अंदर कितने नए तीर्थ जो है वो नए तीर्थ जोड़ने का काम किया गया है? अब तीर्थों की संख्या होगी 164 और नए कितने जोड़े हैं? 30 नए जोड़े हैं। तो 48 कोसीय परिक्रमा के अंदर टोटल तीर्थ पूछे तो 164 हो गए, नए पूछे तो कितने जोड़े गए? तो नए 30 जोड़े गए हैं। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर PDF कैलाड़ी भी दे दूंगा, बस दी सारी आज कह दियो। 20 नहीं भाई 30 आओगा। ठीक है, 30 नए जोड़े गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 48 कोस के अंदर जो 164 हो गए टोटल। ठीक है, कितने हो गए? 164। हरियाणा के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया जाएगा? बताओ शाबाश। करंट का क्वेश्चन है। अभी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने घोषणा करने का काम किया है कि हरियाणा के कौन सा जिला है वो हरियाणा का जिसके अंदर जो है गीता विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया जाएगा? किस जिले में? वो पानीपत हो सकता है, कुरुक्षेत्र हो सकता है, पंचकुला हो सकता है, या फिर वो एक लड़के ने सही उत्तर दिया, बाकी सबका गलत है बेटा। नाम आपका चला गया, मैं देख नहीं पाया क्योंकि तेजी से कमेंट चल रहे हैं। मन्नू तन्नू, सही उत्तर पानीपत जिला है वो। ठीक है, तो कौन से जिले के अंदर गीता विश्वविद्यालय, गीता पर शोध करने के लिए जो है किस जिले के अंदर गीता विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा का पानीपत जिला जो है, पानीपत जिले के अंदर जो है गीता विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम किया जाएगा। फ्लावरमैन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले रामजी जैमल ने किस जिले में पुष्प अभियान की शुरुआत करी है? किस अभियान की शुरुआत करी है? मतलब हमारे तो जो टाइपराइटर है वो भी मतलब देसी भाषा में टाइपराइटर करी है, की है होगा, शुरुआत की है या की गई है? तो कड़त की गई है, रेवाड़ी से की गई है। ठीक है, तो फ्लावरमैन के नाम से पहचान बनाने वाले रामजी जैमल ने पुष्प अभियान की शुरुआत करने का काम किया है, रेवाड़ी से करने का काम किया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बतानी, बताओ शाबाश, कब की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जो सोसाइटी जो है इसको ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक वेतेसी, इसका नाम सुना होगा। इस बंदी ने अमेरिका में 1875 के अंदर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक और नाम से जाना जाओ है, ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाओ है। ठीक है, और इसका जो ऑफिस जो था अब अमेरिका में शुरुआत कर दी। बात है 1882 को चेन्नई जो अपना तमिलनाडु का है, चेन्नई के अंडियार नामक स्थान जो है पूरा इसका एड ऑफिस स्थानांतरित कर दिया गया था साल 1982 में। यो प्रश्न SI में पूछ गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का एड ऑफिस 1882 में कड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था, तो चेन्नई के अंडियार के अंदर जो है 1882 के अंदर इसको स्थानांतरित करने का काम कर दिया था। यो शायद SI में पूछा गया था हरियाणा के अंदर, और पिछली क्लास में आप देख सको नुक्का मिल जाएगा अपना। ठीक है, अंडियार चेन्नई के अंदर 1882 के अंदर जो स्थापित इसका स्थानांतरित कर दिया था। और जो थियोसॉफिकल जो इसको ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाओ है, अमेरिका के अंदर जो है
इस बंदे ने क्या किया था, इसको स्थापित करने का काम किया था। कुरुक्षेत्र का चंद्रकूप मंदिर किसको समर्पित है? कुरुक्षेत्र जो है, हाँ बिल्कुल, 1875 को 10 अप्रैल को बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी, 10 अप्रैल 1875 को। तो कुरुक्षेत्र का चंद्रकूप मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? बर्बरीक जो है, बर्बरीक को कुरुक्षेत्र का चंद्रकूप मंदिर जो है द्रौपदी को समर्पित नहीं है। ऑप्शन में लुगाई दिख जो नू टूट पड़ेंगे बटन गम में, बर्बरीक है। आर्थिक SEZ किस स्थान पर विस्थापित किया गया था? SEZ जो है वो किस स्थान के ऊपर जो है वो विस्थापित किया गया था? बताइए सावस फटाफट। HR20 को ब्लॉक करो जी, कर दिया जाए बे ब्लॉक, HR20 को ब्लॉक कर दिया जाए, हो जाएगा बेटा ब्लॉक, चिंता ना करें, पूजामान हो जाओगा बेटा। बताओ शाबाश। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये नीति जो थी वो 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नीति की घोषणा करी थी, SEZ की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं वो। मतलब क्या है, इन क्षेत्रों में सरकार जो है वो क्या करेगी, इन क्षेत्रों में सरकार औद्योगिक धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है। अगर संसद की बात करूं तो संसद के अंदर, भारत की संसद में मई 2005 जो है, मई 2005 के अंदर जो है SEZ को जो कानून बना दिया गया, अधिनियम पारित हुआ था। और हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जो है साल 2006 के अंदर क्या आया था, SEZ आया था। ठीक है, गुड़गांव के अंदर साल 2006 में आया था। नीति की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर साल 2000 में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद जो है मई 2005 में जो क्या कर दिया गया था, संसद में अधिनियम बना दिया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर गुड़गांव में साल 2006 के अंदर जो है ये किया गया था। नेहा रानी कौन वो कर रहा है? अभी ब्लॉक करवा देता हूं बेटा, बोल दिया है टीम लगी, कर देगी ब्लॉक। कौन कौन वो कर रहा है? नेहा रानी फटाफट बताओ कौन बोलने लग रहा है, उसको अभी ब्लॉक करवा दूंगा। महक मेवाती के लेखक कौन है? हाँ PDF भेज दूंगा बेटा। महक मेवाती, बिल्कुल भाई, जज्जर सबसे बड़ा SEZ क्षेत्र है। जज्जर जो है, जज्जर सबसे बड़ा SEZ क्षेत्र है। ठीक है, महक मेवाती की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किसके नेतृत्व के अंदर आई है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। अच्छा, जो ट्रेन जो है, ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए एक समिति का गठन किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, अमिताभ कांत समिति। ठीक है, जो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, इनके क्षेत्र में जो है ट्रेन जो है, इनके निर्देशन में ट्रेनों को जो निजी हाथों में सौंपा जाएगा, प्राइवेटकरण किया जाएगा, उससे संबंधित समिति बनाई गई थी। कौन सी थी? अमिताभ कांत समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कौन सी बनाई गई थी? डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। अजय भल्ला समिति किसके लिए बनाई गई थी? भारत में आने वाले चीनी निवेश जो है उसके की जांच के लिए बनाई गई थी। एक समिति है गौतम रे, ठीक है, गौतम रे समिति। ठीक है, गौतम रे समिति। गौतम रे समिति किसके लिए बनाई गई? मोदी सरकार ने GST सरलीकरण के लिए। GST को करो, ये नई नई समिति बनाएगी, इनमें तो लगभग प्रश्न पूछ लिया जाओ है। ठीक है भाई, मैं अपने आप बाद में बोलो इबे किसी ने कौन करूं, मैं अपने आप कर दूंगा, टेंशन ना लियो। जो ये बाद में चैट नुक क्यों मिलेगी, 2 दिन बाद से देख लियो। जो बकवास करने वाले उन्हें अपने आप कर दूंगा, चिंता ना कर। रमेश कुमार हो जाओगा ब्लॉक, वो मेरा काम, आप क्लास में ध्यान दो, कर दूंगा बेटा। ठीक है, गौतम रे समिति GST सरलीकरण के लिए है। ठीक है, ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए अमिताभ कांत समिति है। इसके अलावा जो थी और 2-3 समिति बनाई थी, अजय भल्ला समिति थी, वो भी बनाई है। ठीक है, वो सारे के सारे समितियों का अपने ध्यान रखना है। तो महक मेवाती के लेखक कौन है? डॉक्टर नानक चंद शर्मा जो है महक मेवाती के। ठीक है, त्रिलोक दर्पण नामक किताब के लेखक कौन है? नेमीचंद है, त्रिलोक दर्पण नामक के। ठीक है, अमर सेन चरित्र के कौन है? माणिक्य राज है। ठीक है, इसके अलावा एक आधी किताब और हरियाणवी किताब है कि डबडब भराए नैन, यह किताब का लेखक कौन है? डबडब भराए नैन कौन है? रघुवीर मंथाना। जाते जाते भाई लाइक कर दिया करो लास्ट। ठीक है, हरियाणा से भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजार लाल नंदा, सुचेता कृपलानी, मदन मोहन लाल मालवीय, सुषमा स्वराज। गुलजार लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक बने थे 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद। दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद में शास्त्री जी की हत्या के बाद में।
क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि गुलजारीलाल नंदा हरियाणा की कैथल जो लोकसभा सीट है, कैथल लोकसभा सीट से चुनाव लड़के देश की संसद में जाया करते थे, इसलिए इनका संबंध हरियाणा प्रदेश से बताया गया। ठीक है, तो आज की क्लास किसी लगी, जाते जाते एक तो सारे लाइक और कमेंट कर दिया करो। ठीक है, ऑफलाइन क्लास अपलोड हुआ है बिल्कुल भाई। सीटी के लिए जो है स्पेशल बैच है HSSC 08, जो आपने लीजो ऐप के अंदर मिल जाओगा, वो ले सकते हो। ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय।